अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, आज की मार्केट की सिचुएशन अगेन एक सेलिब्रेशन की तरफ है, यानी कि 93,000 का लेवल फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने अचीव किया, सस्टेन किया, क्लोजर किया और फाइनली 93,291 पॉइंट्स से मार्केट का क्लोजर हुआ। साथ साथ आज के दिन हम कह सकते हैं 700 अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया इन अ सिंगल डे। वीक का एंड है, यानी कि फ्राइडे का दिन है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ज़्यादातर ये होता है कि पोजीशंस ऑफलोड करते हैं इन्वेस्टर्स, लेकिन आज के दिन उसके बरक्स हम देख रहे हैं कि आज इन्वेस्टर्स ने बाइंग की, फर्दर एक एग्जैजरेट किया और वो जो एक सेंटिमेंट चल रहे हैं मार्केट में उसी को फर्दर हम कह सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए कंटिन्यूटी में लेके गए। साथ साथ मार्केट के नंबर्स का इतना स्ट्रांग होना इकोनॉमी की अक्कासी करता है कि इकोनॉमिक नंबर्स या हमारे एफडीआई की परफॉर्मेंस या हमारी जो इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस है वो बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका इम्पैक्ट हम इकोनॉमिकली स्टॉक मार्केट के इन्फ्लुएंस में देख रहे हैं। साथ साथ अगर हम बात करें आज के दिन तो ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए हिस्टोरिक मोमेंट्स हैं जिनको रूल आउट नहीं किया जा सकता। वी आर वेरी हैप्पी। आज से एक साल पहले अगर इन्हीं दिनों की बात की जाए तो मार्केट 50,000 के यानी कि 50s के लेवल पे मौजूद थी और आज मार्केट उससे डबल हो चुकी है, 93,000 के लेवल पे मौजूद है। इट मीन्स कि इस मार्केट के इन्वेस्टर्स ने, इन तमाम मार्केट के जो इन्वेस्टर्स हैं या जो पार्टिसिपेटर्स हैं, उन्होंने बहुत सहा है और इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट्स भी ली हैं। साथ साथ अगर आज हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन के हवाले से बात करें तो ऑफ कोर्स वी हैव फाइनेंशियल डिसिप्लिन नाउ, और साथ साथ टैक्स कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखें, लेकिन जो हमारा डेट है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम थोड़ा सा एक साय ऑफ रिलीफ लें। तो यही रीज़न है जो हमारा एक पूरा ईयर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिनरी वे में नहीं जा रहा। ऑल्दो हमारे जो इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट की जानिब से लिए गए मेजर्स और वो टाइमली डिसीजंस बहुत ज़्यादा हेल्प करते हुए साबित रहे या फिर हेल्पफुल होते हुए दिखाई दिए, जिनका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं, जिनकी वजह से पावर टैरिफ के भी इश्यूज़ को टैकल किया जा रहा है या उसको एड्रेस किया जा रहा है। साथ साथ जो करेंसी फ्लक्चुएट कर रही थी वो भी अब हम देख रहे हैं एक पॉजिटिव जोन में और एक स्ट्रेंथन पोजिशन में दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें इन्फ्लेशन की तो ये भी डायरेक्टली डाउनवर्ड जंप कर रही है। हम कह सकते हैं कि अच्छे नंबर्स हैं, अच्छे इंडिकेटर्स हैं। आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। हमारे पास ये पैनलिस्ट मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर उस्मान चौहान साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब, वेलकम टू द शो। एंड वी हैव हियर ज़फ़र बख्तावरी साहब, आप हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट इस्लामाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के एंड सेक्रेटरी जनरल हैं UBG FPCCI के। सो वेलकम टू द शो। और हमारे साथ ओवर स्काइप मौजूद हैं अतीकुर रहमान साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं, उनको भी वेलकम करते हैं। सो वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूं कि मार्केट अपडेट्स देखते चले हैं। आज की मार्केट के जो नंबर्स हैं और हाईलाइट्स हैं वो हमारी स्क्रीन पर हैं कि क्या रही पोजीशंस आज की मार्केट की और क्या अपडेट्स हैं आज हमारे पास। मार्केट में सबसे पहले आज ओपन हुई 92,520.48 के लेवल पर। हायर साइड पे मार्केट गई 93,514.55, लोअर वाज 92,566.46 एंड फाइनली क्लोजर 93,291.68, यानी कि 771.2 का इजाफा। आप देख सकते हैं कि हायर साइड एंड लोअर साइड या फिर ओपनिंग साइड पे तकरीबन 1000 पॉइंट्स के स्पैन में मार्केट घूमती रही आज के पूरे दिन। इट मींस कि यहाँ पर जो ये एक फ्लक्चुएशन है या एक मार्केट की एक पॉजिटिव जोन में अप्रोच है, ये वाज़े तौर पे दिखाई दे रही है। मैं डॉक्टर चौहान साहब से पूछना चाहूँगी, सर सबसे पहले ये बताइए कि इकोनॉमिक कंडीशन मार्केट को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रही है। इकोनॉमिक कंडीशन का इम्पैक्ट ही है जो हम डेली बेसिस पे मार्केट को अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं। अगर हम MSCI के नंबर्स देखें तो MSCI ने 8 जो स्क्रिप्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया है अपने स्मॉल कैप में। कल के दिन की आपने डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, तो कैसा लगता है ये मार्केट का एक स्टैंस और दूसरा हमारी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव्स? जी, आपने बात दुरुस्त फरमाई कि हमारी इकॉनमी चूँकि बेहतर होती जा रही है तो इस वजह से स्टॉक मार्केट भी इसकी अक्कासी कर रही है। जो आपने इदाद शुमार का ज़िक्र किया है ये सब जो है इत्मीनान बख्श हैं और इनकी बुनियाद ये है कि मईशत ठीक हो रही है, बेहतर हो रही है और जो फ़ैसले लिए गए थे इस साल उनके नताइज हमें अभी से नज़र आने शुरू हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि आपकी सरमायाकार जो कम्युनिटी है वो अब इसकी वजह से अब KSX में ज़्यादा शिरकत कर रही है। तो मैं बहुत खुश हूँ ये सारी ख़बरें सुन के। वी ऑल आर वेरी हैप्पी, हम सब बहुत खुश हैं। मैं ज़फ़र साहब से पूछूंगी, ज़फ़र साहब
इंडस्ट्रीज चलती हैं तो ऑटोमेटिकली मुल्क में खुशहाली आती है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की बात करें हम, चाहे हम बात करें कि वो हालात जो कि थोड़ा सा एक बाइंग पावर को प्रमोट करते हैं। तो क्या लगता है आपको इन्फ्लेशन कितना डाउनवर्ड जा रही है? अब इस मंथ थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि पुशअप की है, ऑल्दो हमारे जो टारगेट्स थे वो और भी नीचे ले जाने के थे, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसी रिडक्शन भी देख रहे हैं। तो कैसा लगता है ये अभी सफ़र जो एक साल से शुरू होकर अब हम देख रहे हैं कि आज के दिन तमाम चीज़ें एक हैपनिंग होते हुए दिखाई दे रही हैं? माशाल्लाह पिछले एक साल में जो इन्फ्लेशन है वो 39 से 6-7 पे आना एक मुआवजे से कम नहीं है, और इस रैपिड तेज़ी के साथ नीचे आई है। और ये एक बेसिक फैक्टर है इकॉनमी का, और जिससे आवाम ने भी एक रिलीफ महसूस किया है, और जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर लोगों का एतमाद भी बहाल हुआ है, बिज़नेस कम्युनिटी का भी एतमाद बहाल हुआ है। और इसी तरह से जो पॉलिसी रेट है वो 22% था, अभी 4 नवंबर को वो 15 पे आ गया है। अगरचे हमारी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि ये 12 पे आएगा और आइंदा 2-3 महीनों में ये सिंगल डिजिट में आना चाहिए, और हमें पूरी तवक्को है कि वो भी सिंगल डिजिट में आएगा, 9 पे आएगा इंशाल्लाह। तो उसके साथ साथ लेकिन ये सारी बातें जो इकनॉमिक फैक्टर हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है इसके अंदर जो दूसरे अवामिल हैं, मैं चाहूँगा कि मैं उन पे भी बात करूँ। उसमें जो कुछ डिसीजन हुए हैं पिछले दिनों जो गवर्नमेंट ले ली है, स्पेशली अबाउट जुडिशरी, क्योंकि ये भी एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा था। इसी तरह से हर साल जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होती है उसके जो 2 साल जब कंप्लीट होते हैं तो उसके बाद भी मुल्क में एक अनस्टेबिलिटी की फ़ज़ा पैदा होती है, जिससे स्टॉक इस साल तो क्लियर हो गई सर, और तमाम उसके वो भी चीज़ें। डिसाइड हो गया 5 साल हाँ। के लिए। और इसी तरह से जो अमेरिकन इंतखाबात हैं जी। वो भी एक डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर था, और अब वो एक इलेक्शन होने के बाद ट्रंप का इलेक्शन जीतने के बाद भी मैं समझता हूँ कि दुनिया के अंदर जो इकनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि ट्रंप जो है वो बेसिकली एक बिजनेसमैन है, और चूँकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ और मैं बिजनेसमैन की साइकोलॉजी समझता हूँ। बिजनेसमैन की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि मुल्क में पीस हो, दुनिया में पीस हो। तो बिल्कुल। मुझे ये पूरी तवक्को है कि ट्रंप जो है वो यूक्रेन और रूस का जो तनाज़ा है उसको सेटल डाउन करने में भी रोल प्ले करेगा। गाज़ा के अंदर जो सीज़ फायर है उसमें भी अपना रोल प्ले करेगा। और मुझे ये भी बड़ी तवक्को है कि ट्रंप ने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था कि मैं इसमें मीडिएशन करना चाहता हूँ, और इंडियन गवर्नमेंट ने एंटाई वॉर है ना वो, तो हाँ जी, यकीनन तो यकीनन वो बिजनेसमैन है, peace तो ही ये होगा। सारे फैक्टर जो हैं इससे Right. दुनिया में इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और जो इकोनॉमिक जो ये अलग बात है कि एक इसके साथ साथ इकोनॉमिक वॉर भी शुरू हो सकती है जो कि ट्रंप के एजेंडे में थी, और वो स्पेशली उसका चलिए टारगेट जो सर, बचाना लेकिन है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ओवरऑल जो हमारे एक बायलैटरल रिलेशन है या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी तो अभी विन विन सिचुएशन चल रही है, तो क्यों ना हम एक अच्छी ही बात करें, हम क्यों उसके ऊपर जाएं। मैं अतीक साहब से पूछना चाहती हूँ। अतीक साहब, आप सुन रहे हैं हमें, आप ये बताइए कि एक तो हमारी मार्केट बड़ी पॉजिटिव जोन में दिखाई दे रही है, हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो वाजे हैं कि अब जो स्पीड है या अब जो हम एक जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं वो यकीनन अब आने वाले दिनों में हमें एक आगे की तरफ या एक बेहतर हालात की तरफ ही लेके जा रही है। तो क्या समझते हैं आप? और फिर ये जो अब पॉलिसी अनाउंसमेंट भी हुई, इसके बाद अब नेक्स्ट पॉलिसी अनाउंसमेंट दिसंबर एंड में है, तो क्या लगता है ये तमाम चीज़ें मिलकर कितना ज़्यादा हमारे लिए एक अच्छी राहें इख्तियार कर रही हैं? जी, बहुत शुक्रिया निताशा आपका। सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज पे बात कर लेते हैं। इसमें बाइंग बड़ी एग्रेसिव हो रही है और हम देख रहे हैं कि इसको सपोर्ट है लोकल इन्वेस्टर्स का और इंस्टीट्यूशनल बायर्स का। तो इसकी वजह से ये अपनी हिस्ट्री क्रिएट कर रही है और हाईएस्ट हाइट्स पे जा रही है, व्हिच इज़ अ वेरी वंडरफुल साइन, वेरी गुड साइन। और ये इकोनॉमिक के स्लो डाउन में अगर इस किस्म की सिचुएशन सामने आए, तो मैं समझता हूँ कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट आता है। फिर आपने बात की कि जो इंटरेस्ट रेट को कम किया है, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है जो मैं हमेशा कहता हूँ, और वो यही है कि देखिए किसी भी बड़े इंटरेस्ट से और या हाईएस्ट एनर्जी टैरिफ से मुल्क की जो सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ है या इकोनॉमिक ग्रोथ है ना, वो बड़ी मुतासिर होती है। इसमें हमारी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट्स पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि मुसलसल हमारा फाइनेंशियल डेफिसिट चल रहा है और मुसलसल हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है।
यानी हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है और हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, इसको हम किसी तरह कवर नहीं कर पा रहे और ये इसका एक ही रीज़न है और वो रीज़न यही है कि हमारा इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। इस राइट। इंटरेस्ट रेट को अगर आप पूछें मुझसे तो बिज़नेस कम्युनिटी के तहत तो इसको सिंगल डिजिट पे अब आ जाना चाहिए था, क्योंकि बार-बार क्लेम किया अतीक जा रहा साहब, है मैं आपको यहाँ कि पॉज करूंगी। अतीक साहब, आप सुने, इंटरेस्ट रेट की एक गिरावट या रिडक्शन तो देखी ही जा रही है, लेकिन थोड़ा सा हमें इन्फ्लेशन को भी देखना पड़ेगा ना। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्लोली ग्रेजुअली ये जो एक अमल इख्तियार किया है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ हिकमत भी है। अदरवाइज तो फिर ये दोबारा वही हम IMF के EFF प्रोग्राम में भी हैं, हम तो ये रिस्क तो नहीं ले सकते ना कि दोबारा इन्फ्लेशन पुशअप हो जाए इससे और आप फॉरेन बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड पे 9% पे ले जाएं। आप खुद देखें ये बात। देखिए, इसमें एक चीज़ तो सिर्फ़ बिज़नेस कम्युनिटी इसकी डिमांड नहीं कर रही है और मैं बात को अपनी कंपनी की करता हूँ कि बार-बार क्लेम किया जा रहा है नीचे आ गया है। लेकिन हम अगर इसको कंपेयर करें तो हमारा मेन जो है वो फूड इन्फ्लेशन है। हमारा फूड इन्फ्लेशन अपनी उसी जगह पर है बल्कि फूड इन्फ्लेशन में ग्रोथ हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो इस चीज़ को भी हमें देखना पड़ेगा। बहरहाल आपने हमेशा देखा है कि मैंने ये कहा है कि इन्फ्लेशन का और मॉनेटरी पॉलिसी का कोई लिंक नहीं है इकोनॉमिकली। लेकिन बहरहाल चूँकि ये लिंक बनाया जाता है तो ठीक है, इस लिंक के तहत मैं बात करता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि इस लिंक को अगर हटा दिया जाए, असल में बात ये है कि IMF के साथ हम लोन पे लोन लिए चले जा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह अपनी जो शॉर्टफॉल्स है जो हमारे राइट, राइट, अ, राइट। चले, मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ और मजीद भी इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन हम अभी एक रिपोर्ट देखते हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट मौजूद है। हमने इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इन्फ्लेशन के हवाले से बात करने को तरजीह समझा और आज के दिन इसी टॉपिक को इसीलिए डिस्कस किया कि इन्फ्लेशन की जो चीज़ें हैं वो तरीके से एड्रेस हो सकें। तो ये रिपोर्ट देखते हैं, रिपोर्ट देख के वापस आते हैं, फिर इस पर गुफ्तगू मजीद करते हैं। स्टे ट्यून्ड। महंगाई एक इक्तिसादी अमल है जिसके नतीजे में वक्त के साथ साथ अशिया और मुख्तलिफ शोबों में सर्विसेज की कीमतों में इजाफा होता है, जिससे आवाम की कुव्वत खरीद कम हो जाती है। महंगाई की शरह में इजाफे पर मुख्तलिफ अवामिल असरअंदाज होते हैं, जिनमें तलब और रसद का अदम तवाजुन, हुकूमती पॉलिसियाँ, आलमी सतह पर अशिया की कीमतों में इजाफा और करेंसी की कदर में कमी शामिल है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मालियाती पॉलिसी कमेटी के गुज़िश्ता इजलास में पॉलिसी रेट में 2.5% कमी का ऐलान किया गया, जिससे महंगाई की शरह में नुमायां कमी होने की तवक्को है। पाकिस्तान ने जून से 4 मराहिल में पॉलिसी रेट में 700 बेसिस पॉइंट्स की कमी की है। शरह सूद में कमी के हक में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि मौजूदा मॉनिटरी पॉलिसी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम और अफराते ज़र को 5 से 7% के दरमियान रखने में मदद देगी। महंगाई की शरह अगस्त 2024 में 9.6% से कम होकर सितंबर में 6.9% और अक्टूबर में 7.2% पर आ गई, जो मई 2023 में 40% तक पहुंच गई थी। पाकिस्तान में महंगाई की शरह में वाज़े कमी का सबब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से किए गए इक़दामात और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से शरह सूद में मुसलसल कमी है। माहिरीन मईशत का मानना है कि शरह सूद को कम करना मुआशी तरक्की को फरोग देने के लिए जरूरी है। राइट, एक साल के अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि पॉलिसी रिडक्शन देखा जा रहा है और कंटिन्यूस देखा जा रहा है। आई डोंट थिंक सो कि एक भी पॉलिसी रेट जो है वो ऐसा एम्प्टी गुजरा होगा। मैं डॉक्टर चौहान से भी पूछती हूँ कि क्या लगता है आपको कि जो पॉलिसी अनाउंसमेंट हो रही है हर 1.5 माह के बाद, जो है वो मुद्दत के बाद जो है हम देखते हैं कि पॉलिसी अनाउंसमेंट होती है और एवरी टाइम हम ये थोड़ा सा एक कंसेक्यूटिव वेज देख रहे हैं कि हर बार रिडक्शन कंटिन्यूटी में है। तो इन्फ्लेशन को डाउनवर्ड धकेलने में कितना हाथ है ये पॉलिसी रेट का? और जैसे अतीक साहब ने कहा कि इन्फ्लेशन और पॉलिसी कनेक्शन कोई देखते नहीं है वो, तो आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की थी कि ये स्टेट बैंक जो है ज़रा हिकमत से काम ले। मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन ताहम ये जो अब हमारे सामने निशानियाँ हैं, अफरात सर बहुत कम हो रहा है और महंगाई बहुत कम हो रही है। इसकी वजह से अगर मैं कराची में बैठा होता और ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपी जाती तो मैं ये इंटरेस्ट रेट को तेज़ी से गिराता
और उसकी वजह अग्रेसिवली जब बढ़ाया गया तो गिराया भी जाता। उसकी वजह ये है कि अब 3 माह की हमें अदाद शुमार मिल चुके हैं कि ये अब इसमें एक तहर्रो आ रहा है, एक मोमेंटम आ रहा है। तो डॉक्टर साहब आपको नहीं लगता कि हम EFF प्रोग्राम में भी हैं, ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर साहब का ये इनिशिएटिव है कि ये प्रोग्राम लास्ट प्रोग्राम होना चाहिए, ये एक्सटेंडेड फैसिलिटी फंड फैसिलिटी लास्ट होनी चाहिए, तो इसके अंदर रहते हुए क्या हम इतना अलाउ हैं? क्या हमारे पास ये कंडीशनैलिटी नहीं है कि हम थोड़ा सा स्लोली ग्रेजुअली चलें? आपकी बात दुरुस्त है कि IMF का एक साया है और एक गंभीर साया है, और वो जो कह रहे हैं उनकी अपनी बात में भी तब्दीली आ चुकी है। आज से 3 माह कबल वो कह रहे थे कि आप इस इंटरेस्ट रेट को ऊपर रखें, लेकिन उन्होंने दुनिया में जो तब्दीलियाँ देखी हैं उसकी वजह से वो भी अब मानते हैं कि निज़ाम थोड़ा सा बदल रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, और इस वजह से उन्होंने इस पे भी थोड़ी सी ढील दे दी है, क्योंकि अब आपका रियल इंटरेस्ट रेट यानी कि इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन जो है वो तो एक बहुत पॉजिटिव नंबर है और 3 माह से है। तो हम इन साबित और दायम निशानियों को मद्देनज़र रख के इसको ज़्यादा तेज़ी से गिरा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट को, बिज़नेस की खातिर, कंज्यूमर्स की खातिर तेज़ी से गिरा सकते हैं। अच्छा, मैं बख्तावरी साहब आपसे ही पूछूंगी कि हमारे पास जो मॉड्यूल मौजूद है, IMF की कंडीशनैलिटीज़ भी हैं, हमने पिछले 2 साल थोड़ा मुश्किल वक्त, कड़ा वक्त देखा है, उस कड़े वक्त के बाद हमें जब ये नंबर्स अचीव हुए, 38% इन्फ्लेशन के बाद फिर 6.9% हमने सितंबर में इन्फ्लेशन देखी, अक्टूबर में 7.2 हुई, क्या लगता है हमें ये रिस्क लेना चाहिए अग्रेसिवली थोड़ा सा डाउनसाइड जाना, और ये इन्फ्लेशन को पुश नहीं कर सकता? क्योंकि आज का टॉपिक भी इन्फ्लेशन का है और आपने तमाम रिपोर्ट के अंदर भी जो है वो चीज़ें डिटेल देखी हैं। देखिए, जो पॉलिसी रेट है इसका इम्पेक्ट जो है ना, अभी अगर आप, बहुत से लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, सरमायाकार के लिए ज़हर कातिल नहीं है इतना बढ़ा हुआ पॉलिसी रेट, बल्कि ये एक मुल्क के अवाम के लिए भी उतना ही ज़हर कातिल है और पाकिस्तान के लिए भी उतना ही ज़हर कातिल है। मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसलिए कि जब एक तो बात है कि जब पॉलिसी रेट नीचे आएगा तो महंगाई में मज़ीद कमी होगी, ठीक है, लेकिन दूसरा इम्पैक्ट ये है कि पाकिस्तान जिसने गुज़श्ता साल 9,300 अरब रुपया हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन थी, ठीक है ना, इस दफ़ा हमारा रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट जो है वो 13,000 के करीब है, जो बड़ा ही मतलब कि नामुनासिब सा लगता है, लेकिन ठीक है, लेकिन सर कहाँ से फिर वो ये एक अलग डिबेट है, फिर गवर्नमेंट कहाँ से अपनी किटी में पैसे लाएगी? लेकिन देखिए ना, दूसरी मैं इसी के साथ कनेक्टेड बात कर रहा हूँ, अगर आप पॉलिसी रेट जो है ये आप जून तक इसी तरह रखते हैं और अगर आप अगले महीने इसको 9% पे नहीं लाते तो आपको हर महीने कम अज़ कम 400 अरब रुपया जो है वो आपको एडिशनल गवर्नमेंट को इसके डेट सर्विसिंग में देना पड़ता है। तो ऑलरेडी पाकिस्तान जो है, अगर हमने लास्ट ईयर 9,300 अरब रुपये रेवेन्यू कलेक्ट किया था तो 7,400 अरब रुपया हमारा डेट सर्विसिंग है। हमारी मईशत के ऊपर जो इतने भी माहिरीन हैं वो ये तो बात ही नहीं करते कि पाकिस्तान की इकानमी को बर्बाद करने की असल जड़ कर्जे हैं। सर बर्बाद तो नहीं, लेकिन ये कि कर्जे लेना उस वक्त की नीड ऑफ द आवर थी। अभी हमारे जो मामलात हैं वो सेटल करने के लिए हम फिर दोबारा प्रोग्राम में गए, मगर उस प्रोग्राम की नौयत को और उस प्रोग्राम की कहते हैं ना वो सहूलत जो हमें है उसको देखते हुए तमाम नेगोशिएशंस की गई। आपको नहीं लगता कि बर्बाद इज़ द वेरी हार्श वर्ड? डेट सर्विसिंग जब आप पॉलिसी रेट को नीचे नहीं लाएंगे ना तो डेट सर्विसिंग तो ऑलरेडी मौजूद है, उसमें मजीद आप इजाफा कर रहे हैं ना, इसका ये इम्पेक्ट भी जो है ना, ये भी तो हमारे नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि जब पॉलिसी रेट नीचे आती है तो महंगाई में कमी होती है। अभी जब 39% उन्होंने देखी है, अभी 6-7% देख रहे हैं, और अगर ये पॉलिसी रेट जो है 9% पे आ जाता है तो इस मुल्क के अंदर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बेरोजगारी ख़त्म होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुल्क के अंदर खुशहाली आएगी, गवर्नमेंट के लिए लोग तालियां बजाएंगे, तो ये तो एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है। लेकिन यहाँ आपको बताते चलें कि फूड इन्फ्लेशन में कमी देखी गई है, और आज की ही न्यूज़ है जिसमें फूड इन्फ्लेशन में बाकायदा तौर पर अब प्राइसेस के अंदर भी कमी देखेंगे आप, चाहे वो अशिया खुर्दनोश जो होती है, डेली बेसिक नेसेसिटीज़ फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आटा, दाल, चीनी और पत्ती वगैरह, इन सब में जो है वो थोड़ी सी कमी देखी गई है, जो यकीनन आने वाले दिनों में साबित होगी। मैं अतीक साहब से पूछूंगी। अतीक साहब, सजेस्टिव मेजर बताइएगा कि एक तरफ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, जो टैक्स कलेक्शन का बख्तावरी साहब ने जिक्र किया, और दूसरा ये कि
टैक्स कलेक्ट करना भी हमारी नीड ऑफ द आवर है, हम उसको भी रूल आउट नहीं कर सकते। हम टैक्स के बगैर कैसे कौमें सर्वाइव करती हैं, क्योंकि आप पूरी दुनिया का मॉडल देख सकते हैं और इस मॉडल के अंदर टैक्स को जो है वो एक अहम तरजीह हासिल है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर हम थोड़ा सा अपनी इन्फ्लेशन को भी देखें तो उसके लिए भी हमने थोड़ा सा होमवर्क करना है, ना कि 9% पे ऑफ कोर्स आएगा, ये सबकी डिमांड है और इससे ज़्यादा नीचे जाना चाहिए। क्योंकि इससे पहले भी जब आपको याद होगा 2016 में जब नून लीग की ही गवर्नमेंट थी और उस वक्त ये समझा जा रहा था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो 6% पे तरजीह दी जा रही थी कि काफ़ी कम होना चाहिए ताकि बिजनेसेस जो है वो एग्जैजरेट करें। तो क्या लगता है आपको कि अभी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और साथ साथ इन्फ्लेशन को मद्देनज़र रखते हुए क्या सही होगा कि फौरी तौर पर डाउनवर्ड जाएँ? देखिए, मैं बात को वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे मैंने ख़त्म किया था कि हम लोग एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ की तरफ आईएमएफ की जा रहे हैं बार-बार, और हम ये देख रहे हैं कि हमें किसी तरह जो हमारी शॉर्टफॉल्स हैं वो इन लोन्स के थ्रू पूरी हो जाए। एम्बिशियस टारगेट जो हमारे हैं रेवेन्यू कलेक्शन के, वो हम देख रहे हैं बार-बार वो स्लो डाउन हो रहे हैं और वो मीट अप नहीं हो रहे हैं, और वो हम उनको देख रहे हैं कि वो टारगेट्स पे पूरे नहीं उतर रहे। तो क्या हो रहा है कि हमने 2 क्वार्टर्स में देख लिया ऑलरेडी कि हमारे दोनों क्वार्टर्स में हमारे जो रेवेन्यू के टारगेट्स थे वो पूरे नहीं हो सके। अब रेवेन्यू के टारगेट्स अगर पूरे नहीं हो रहे, तो हमें थोड़ा-सा अल्टरनेट्स की तरफ देखना होगा, और हमें ये देखना होगा हम किस तरह एफडीआईज़ को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन साथ-साथ मैंने हमेशा बात की है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान थोड़ा कम है। आपने स्टेट बैंक की बात की, तो स्टेट बैंक का प्रॉफिट भी इंक्लूड करना है इसमें। तो ये नॉन नॉन टैक्स टैक्स रेवेन्यू रेवेन्यू से क्या मुराद है आपकी? चाहिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हमारा एक सेक्टर है जो बिल्कुल खामोश पड़ा है, और उस सेक्टर पर कुछ पिछले पूरे हमने अपने 77 साल पे कोई ध्यान नहीं दिया। एक्सक्यूज़ मी, और वो है हमारा मैरीटाइम। मैरीटाइम अकेला सर, मेरा 100 सवाल बिलियन बिल्कुल डॉलर। आप मिस कर गए। मेरा सवाल यही है कि नॉन टैक्स रेवेन्यू से क्या मुराद है आपकी? नॉन टैक्स रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होगा? क्या आपकी सजेशंस है? लाइसेंस फीस, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो टेलीकम्युनिकेशन से हम हासिल करते हैं, जो बहुत सारे तरीकों से जो जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा जो टैक्सेस हम हासिल करते हैं, एक्सप्लोरेशन पे जाते हैं, एक्सकवेशंस पे जाते हैं, माइनिंग पे जाते हैं, ड्रिलिंग पे जाते हैं, लाइसेंसिंग पे जाते हैं, ये सारे हमारे नॉन टैक्स रेवेन्यूज है। इसको हमें ग्रो करने की जरूरत है। ये एक ही तरह से ग्रो हो सकते हैं जब हम देखें कि हमारा जो हमारा माइनिंग का है सब्जेक्ट, या हमारा मिनरल्स का सब्जेक्ट है, या हमारे आईटी का सब्जेक्ट है, या हमारे एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है, इसमें थोड़ा स्लो डाउन है। इसको हमें पुश अप करना होगा और आगे लेकर आना होगा, और हमें अपने जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं वो हमें जहां रियल एस्टेट से उठाने की बिल्कुल कोशिश करें, बिल्कुल, एग्रीकल्चर पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। एसआईएफसी के थ्रू माइनिंग एंड मिनरल या एग्रीकल्चर, या फिर अगर हम बात करें आईटी सेक्टर, लाइव स्टॉक, ये तमाम चीज़ें, डिफेंस प्रोडक्शन, इन सबको तो टैकल किया गया। फिर किस तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करना चाह रहे थे सर? और आपको क्या लगता है कि अब जो हमारे पास थोड़ा सा हम अगर इकोनॉमिक जनरेशन की बात करें या रेवेन्यू कलेक्शन की बात करें, एक तो हो गया एक्सपोर्ट सेक्टर, दूसरा हो गया रेमिटेंसेस, तीसरा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? नॉन टैक्स रेवेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन उनके लिए आपको अपनी इकॉनमी थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी, डायनामिक करनी पड़ेंगी, जिसमें ये एक्सप्लोरेशन वगैरह, पेट्रोलियम लेवीज़, टेलीकॉम लाइसेंसेस, ये सारी चीज़ें आ तो जाती हैं। लेकिन उसके अलावा हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा सबसे बड़ा मसला है। हम चाहते हैं एक तवाज़ुन हो, रेवेन्यूज़ भी तगड़े हों और एक्सपेंडिचर ऐसा हो जो कि आवाम की खातिर हो, आमदनी ज़्यादा हो, खर्चे कम हो। या गालिबन बराबर हो सरकारी सतह पे, और हमारी तरफ थोड़ी सी बचत हो। सरकारी सतह पे एक तवाज़ुन चाहिए हमें, क्योंकि हुकूमत को खर्चना अच्छा, एक पड़ेगा। और चीज़ ये कि सही है, तवाज़ुन होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन एक तरफ हमारे पास जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो भी थोड़ा सा एक एक मिसहैप क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। तो इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है? जी। टैक्स पेयर्स को ये कॉन्फिडेंस दिलवाना कि आप टैक्स पेयर बने, आप टैक्स बेस बढ़ेगी तो हमारा मुल्क चलेगा। बिल्कुल, बेशक ये एक एतमाद का सवाल है, क्योंकि हमारा एतमाद जो है जब तक हर चीज़ में नहीं होगा, हम उसमें शिरकत उस लिहाज से नहीं करेंगे। अब आप टैक्स देती हैं, सैलरीड क्लास मैं देता हूँ, हमारे ऊपर दबाव ज़्यादा होता जा रहा है। चंद ऐसे मईशत के सेक्टर्स हैं जिन पे दबाव ज़्यादा हो रहा है और इकॉनमी में ओवरऑल वो तवाज़ुन नहीं है। हमें एक मियाना रवि इख्तियार करनी पड़ेगी, जिससे कि वो सेक्टर्स जिन पे बोझ अभी दरकार है उन पे बोझ लाया जाए, और जिन पे बोझ दरकार नहीं है उन पे नहीं लाया जाए। जफ़र साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि लोगों को इस बात का एहसास कैसे दिलाया जाए कि सेविंग्स की तरफ आना है, थोड़ा सा
कहते हैं ना, डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट। आपको थोड़ा सा अपने लिए भी थोड़ा सा बिजनेसेस या छोटा सा एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रमोट करना पड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सेविंग जो है हर कौम के अंदर एक सेविंग का रुझान होता है और हर बंदा सेविंग करता है और उस सेविंग से वो मुल्की इकॉनमी के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। तो सेविंग के लिए जो हमारे इदारे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको इतना मौसर तरीके से नहीं बनाया जा रहा जिस तरीके से नहीं, किस टाइप की मौसर तरीके से? आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं? तमाम सेविंग जगह तो पे यहीं जहाँ पर भी होती है, सेविंग है स्टॉक और मार्केट भी इज बहुत से परफॉर्मिंग सेविंग वेल। के इदारे हैं। देखें ना, सेविंग जो है लोग प्रॉपर्टी स्टेट में भी लगाते हैं, तो उसको तो हमने उसका बहुत बड़ा हल कर दिया है। अभी जब पॉलिसी रेट नीचे ये आएगा, एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी है हाँ सर जी, आपने। अगर आप 7E और 7F की मिसाल दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ी डिबेट है। तो इसी तरह से देखिए, मैं कहता हूँ कि मैंने अभी कर्जे की बात की थी। मैं जी। आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए, मैंने कर्जे की बात की है ना, अगर हम अपनी मैंने कोई बहुत बड़ी ख्याली बात नहीं करने लगा। जी, जी। मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान $5 अरब की अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा ले और $5 अरब की अपनी इंपोर्ट कम कर ले, Exactly, तो कैसे? ये 10 सवाल अरब ये पैदा होता है सर, कैसे? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल ये है कि हम अपने बिजनेसमैन को मोबिलाइज करें, जो बिजली का टैरिफ है उसको कम करें। Exactly. और ये मैनेजेबल है। ये देखें ना, हमारी पूरी की पूरी जो इकॉनमी है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं तो वो उसमें मैनेजमेंट जो है पिछले कितने सालों से जो हो रही है वो प्रॉपर नहीं। मिसाल के तौर पर हमने एक कुलिया निकाला लोगों को, भाई नॉन फाइलर क्या चीज़ है? दुनिया में तो यहाँ कोई भी नहीं है। Exactly, उसका मतलब है कि लोग जब टैक्स देने से, टैक्स जो है ना, टैक्स गुजार बनने से अवॉइड करते रहे, तो हमने कहा चले हम एक रास्ता निकालते हैं। हम नॉन फाइलर के ज़रिए हमने उनसे 2 गुना 3 गुना टैक्स वसूल किया, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र में, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन में, तमाम तरीके किए, लोगों ने दे दिए, लेकिन टैक्स नेट में लोग नहीं आए। तो ये गलत काम करते रहे हम सारे के सारे। हम ये नॉन फाइलर का जो एक हम कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है, इसी को खत्म हो जाना चाहिए। अब तो हो इस गया बार एग्जैक्टली हो गया है। फाइलर और लेट फाइलर का था, क्योंकि लेट फाइलर पे पेनल्टीज होंगी और वो भी देखा जाएगा। अभी तो खैर थोड़ा सा इसी मंथ ही हुआ है, तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या FBR की तरफ से आते हैं चीज़ें। लेकिन अब तक ये देखा जा रहा है कि इस बार टैक्स बेस बड़ा है और इस बार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है फर्स्ट क्वार्टर का, वो गवर्नमेंट के सरप्लस में दिखाई देता है टैक्स के हवाले से। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो डायरेक्ट टैक्सेस का एक इन्फ्लुएंशियल वे था वो तो अब एटलीस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिन वी आर वेरी होपफुल के बेहतर हों। मैं डॉक्टर चौहान से ही पूछूंगी। डॉक्टर साहब, एक तरफ हमारे पास जो टैक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टैक्सेस का इशू था, लेकिन जब गवर्नमेंट के पास जब कोई चारा नहीं बचता तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू टैक्स कलेक्शन होती है। आपने सही फरमाया कि सैलरीड क्लास जो है वो स्क्वीज हो रही है, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी भी तो सुपर टैक्स दे रही है और वो भी चाहते हैं कि अब उनके ऊपर से भी थोड़ा बोझ कम हो और उनको भी थोड़ा सा रिलीफ और साय ऑफ रिलीफ मिले। बिल्कुल बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। हमारा इन्हिसार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस पे है वो इस वजह से है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बहुत दिहाइयों से मुनासिब नहीं था, कम था। तो इस वजह से हमने पेट्रोल के ज़रिए या ख़रीद फरोख्त के ज़रिए, हाँ जी, इनके ज़रिए किया। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन आमतौर पे एक गलत चीज़ समझी जाती है माहिरीन मईशत के दरमियान। उसकी वजह यह है कि यह गरीबों के ऊपर ज़्यादा बोझ डालती है, यह गरीब तबके पे ज़्यादा बोझ आता है, दरमियाने तबके पे भी। इसलिए डायरेक्ट टैक्सेशन जो कि लोगों की आमदनी के हिसाब से हो या उनकी ख़रीद फरोख्त के हिसाब से हो, ये ज़्यादा मुनासिब होता है। तो जैसे आप देखेंगे टैक्स बेस बढ़ता जाए अगर, तो उस हिसाब से फिर हमारा इन्हिसार इनडायरेक्ट टैक्सेशन पे कम हो सकता है और होना चाहिए भी है। राइट, महंगाई की बात हो रही है और फिर इन्फ्लेशन की आज हमने टॉपिक भी डिस्कस किया है। मैं बख्तावरी साहब आपसे पूछूंगी, फिर उसके बाद मैं गोल्ड के रेट्स भी आज के हमने अपडेट्स देखेंगे। तो पहले मुझे ये बताइए कि एक तरफ हमारे पास बड़ा पुराना और दकियानूसी सा हम कह लें या फिर एक बड़ा ऑथेंटिक वे था कि हम गोल्ड में सेविंग करते थे, तो आजकल कैसा रुझान देखा जाता है सेविंग का पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट के लोग ऐसे हैं कि जहाँ पे गोल्ड लोग सबसे ज़्यादा ख़वातीन का पसंदीदा, जब भी उनके पास कुछ सेविंग होती है तो वो गोल्ड में करते हैं, जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। लेकिन इसके साथ प्रोडक्टिव है बिल्कुल, मतलब अच्छा। उसका इकॉनमी पे कोई असर नहीं है ना उसका। अच्छा। तो लेकिन आप देखें उसके साथ साथ दुनिया में जितना भी गोल्ड है, चाइना भी उसका बहुत बड़ा बायर है और उसकी वजह से भी दुनिया में जो सोने गोल्ड की कीमत है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ी है।
तो ये तो खैर एक इकोनॉमिक इंटरनेशनल डायनामिक्स हैं गोल्ड की कीमत के, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ये सेविंग है गोल्ड की, इसको लोगों की इस पे लोगों वेस्ट में ये कल्चर नहीं है गोल्ड की ख़वातीन सेविंग को का। हाँ। उनकी उसमें मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और बहुत से एरियाज़ हैं। देखिए बात यह है कि टैक्स कलेक्ट करना जो है, मैं समझता हूँ कि ये हमें लोगों को एक, जैसे हम समझते हैं ना कि नमाज पढ़ना, ज़कात देना, फर्ज है, हज करना हाँ। हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह से हमने पूरी कौम के अंदर इस चीज़ को कि स्टेट है, अगर एक पाकिस्तानी है, आप पाकिस्तान आपका है, तो इस पाकिस्तान को चलाने के लिए टैक्स देना जो है ये भी एक इबादत की तरह है। वो करना ये भी तो ये जिम्मेदारी भी है हमारी। मुल्क की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी जो या मुसलमान होने की जिम्मेदारियों की तरह है, तो इसको हम अलहदा नहीं कर सकते। तो इस तरह से कौमों को बनाया जाता है, कौम के अंदर इन्फ्यूज़ करना चाहिए जो पाकिस्तानियत है, कि लोग अपने मुल्क को, अपनी मुल्क की इकानमी को, अपने सिस्टम को ऑन करें और लोगों को हम इंसेंटिव चले दें। सर, अब इकोनॉमी की बात हो रही है, कमोडिटीज़ की बात हो रही है, तो कमोडिटी अपडेट्स देखते चलते हैं कि आज की मार्केट में गोल्ड के, ऑयल के प्राइसेस क्या रहे। लेट्स सी जी। गोल्ड के पर तोला प्राइस 2,84,500 रुपीज़ आज के दिन के अपडेट लोकल मार्केट में देखे गए प्राइस, जबकि गोल्ड पर 10 ग्राम 2,43,920 रुपीज़ आज की अपडेट इन द लोकल मार्केट। इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर ऑन्स, ये डॉलर में प्राइस लिखी हुई है, इंटरनेशनल $2,695.94। ऑयल WTI पर बैरल आज के दिन थोड़ा सा एक अपग्रेड होता हुआ या हायर साइड पे थोड़ा सा जाते हुए दिखाई दे रहा है, 71.44, जबकि ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $74.67 देखे गए हैं। इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस का बढ़ना थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को पुश करेगा। अगेन वही सवाल आ जाता है डॉक्टर साहब कि इन्फ्लेशन पुश होगी तो हमारे लिए इश्यूज बढ़ेंगे, तो क्या लगता है ऑयल प्राइसेस कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये क्या सिर्फ एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का लुक था या फर्दर कोई इसमें डेवलपमेंट हो सकती है? जी, आपने ये बहुत अहम सवाल एक मौजू छेड़ा है, ऑयल का भी और गोल्ड का, यानी कमोडिटीज़ का भी। गोल्ड जो है दर हकीकत इसमें तो ऑयल के साथ साथ एक दो कहानियाँ साथ साथ बैक वक्त चल रही हैं। एक ये चल रही है कि दुनिया की मईशत बेहतर होती जा रही है, इस वजह से स्टॉक मार्केट को फ़रोग़ दिया जा रहा है, वो जो एक रिसेशन का सेशन था वो ख़त्म हो गया, ख़त्म होता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। इसके साथ साथ लोगों को ये भी डर है कि खुदा न खास्ता अगर कोई तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है, कोई बहुत बड़े धमाके होते हैं, कोई तशद्दुद शुरू हो जाता है, जो कि गॉड फॉरबिड, खुदा न खास्ता, जो कि मशरक़ वस्ती की जो अभी हालात हैं उससे कई गुना ज़्यादा अगर ख़राब हो, उस वजह से लोग ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दूसरी जगहों पर भी इस, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना अभी, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। लेकिन इसमें हम अच्छी बातें करते हैं, जब इतना अच्छा मार्केट के इतने अच्छे नंबर्स हैं तो क्यों हम बुरी बातों को बात करें? बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये मंतकी पहलू देखना चाहें कि गोल्ड में क्यों जा रहे हैं लोग, रस्म और रवाज के अलावा, वो ये वजह है कि लोग हर जगह थोड़ा सा कुछ इस्तेहकाम की ढूंढ में, नफ्सियाती इस्तेहकाम की ढूंढ की तलाश में गोल्ड पे ज़्यादा इन्हिसार वो कर एक रहे हैं। सेफ हेवन समझते हैं कि आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर लें कि आपका एक अमाउंट है और ये आपसे इससे एंट्री और एग्जिट ईजी है। अच्छा, दूसरा ऑयल के हवाले से बात की, तो ऑयल कैसा लगता है आपको? क्या अपवर्ड डायरेक्शन है या अभी ये थोड़ा सा हो जाएगा स्टेगनेंट होने लगा है मेरे हिसाब से? उसकी वजह यह है कि सप्लाई बढ़ रही है दुनिया में। अब नए ममालिक आ रहे हैं, गयाना जैसे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि जो उन्होंने 5 साल पहले सरमाया डाला था अब वो निकाल रहे हैं तेल, तो ग्लोबल सप्लाई भी बढ़ रही है। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंटें थी वो अब कम होती जा रही हैं। सप्लाई शॉक्स जो हैं, रूस और यूक्रेन की जंग या ये रेड सी की जो सप्लाईज़ हैं, इन सब में जो है अब थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेहकाम आ रहा है। इस वजह से ऑयल जो है वो अब चलें, वी आर सेफ कि अब ऑयल प्राइसेस नीचे जाएंगे। दिस इज जस्ट ओवरव्यू के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बाद थोड़ा सा हम कह सकते हैं वो एक हाइप क्रिएट हो गई, अदरवाइज ऑयल प्राइसेस का जो एक रुझान है वो डाउनवर्ड ही होगा। मैं बख्तावरी साहब आपसे पूछूंगी कि अभी जब हम बात ही कर रहे थे ऑयल और इन्फ्लेशन के हवाले से, गोल्ड के अंदर सेविंग करना यकीनन एशियन, आपने जो आपने जिक्र किया बिल्कुल सही बात है, लेकिन इंटरनेशनल भी रिजर्व्स बढ़ाने के लिए ये समझा जाता है। पाकिस्तान के अंदर आपने लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू को, रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू को भी टच किया, तो मैं उसको भी फर्दर डिस्कस करना चाहती हूँ कि ये टैक्स या मनी पार्क करने के लिए, टैक्स से बचने के लिए थोड़ा सा ये एक इकदाम था जिसको गवर्नमेंट ने इस बार और लास्ट टाइम जो बजट दिया उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि अब ये जो टैक्स की चोरी है या टैक्स ना देना, मनी पार्क कर देना खामोशी से, ऐसा नहीं होगा। आपको नहीं लगता किसी का घर बनाना सबका ख्वाब होता है? अगर किसी का एक घर है तो ठीक है, वेरी राइट, लेकिन अगर किसी के पास 10 लैंड्स हैं और वो अनयूज्ड हैं, पार्क्ड हैं, तो वो तो फिर आपके मुल्क की जो इकोनॉमी है उसको बर्डन दे रहे हैं ना। ये बात आपकी वजह है, लेकिन
तेल की बात पे मैं एक बात आपको एक जुमला बोल देता हूँ। मेरा अपना ये अंदाज़ा है कि अगले एक हफ्ते के अंदर ट्रंप प्यूटन को फ़ोन करेगा या प्यूटन उसको मुबारकबाद देगा। इस एक टेलीफोन चाहिए, गुड जेस्चर है, इस goodwill एक है। टेलीफोन कॉल के नतीजे में ऑयल की प्राइस जो है ना वो नीचे गिरेगी और उसके नतीजे में जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का वो भी ऊपर जाएगा और दुनिया के अंदर एक पीस की फ़ज़ा जो है, एक बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट जो है इंटरनेशनली वो ग्रो करेगी। तो एक चलें, this is the मैं good sign। तेल के हवाले से ये, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ये कॉल जो है, ये राब्ता दोनों के दरमियान हो जाएगा और उसके नतीजे में यूक्रेन वार जो है वो उसका भी कोई ना कोई सिलसिला जो है वो किसी न किसी इख्तिताम की तरफ जाएगा, क्योंकि रूस भी थक चुका है और यूक्रेन भी थक चुका Exactly, है। exactly। लेकिन जो और जंगें हल नहीं जो होती मिडल हैं। मैन है, जो हाँ। दूसरी बीच की कुव्वतें हैं, वो नहीं चाहती कि ये मसला ख़त्म हो। तो एक कॉल करने की ज़रूरत है दोनों हेड ऑफ स्टेट के दरमियान, अमेरिका और रूस के दरमियान, और वो मेरे ख्याल में अगर हो जाती है तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। बिल्कुल, मैं यकीनन आपको यहाँ पे पॉज करूंगी। हमारे पास करेंसी अपडेट्स भी मौजूद है, तो हम चाहते हैं करेंसी अपडेट्स आप तक पहुँचाएं। हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं तमाम इंटरनेशनल करेंसीज और जीसीसी अपडेट्स आपके सामने हैं। करेंसी अपडेट्स भी देखेंगे और साथ साथ हमारे पास जो ओवरऑल सिचुएशन दिखाई दे रही है करेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्कस करते हुए, ईवी कार्ड्स का भी एक दौर है। ईवी कार्ड्स की वजह से भी पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो डाउनवर्ड जा सकते हैं। मैं डॉक्टर चौहान से पूछूंगी, डॉक्टर साहब क्या ईवी कार्ड्स का सिलसिला है, पाकिस्तान में भी आ रही हैं, उनकी न्यू एक इंडस्ट्रीज लग रही हैं, स्टेशंस लग रहे हैं, और बिल्कुल अब ये अभी की डेवलपमेंट है इसी मंथ की, कैसा लगता है ईवी कार्ड्स के हवाले से? बिल्कुल, जिस हिसाब से हमने सप्लाई की बात की कि अब सप्लाई बढ़ती जा रही है ऑयल की, उसके साथ साथ डिमांड में भी जो है अब थोड़ी सी कमी इस वजह से आ रही है, ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कार्स, ऑफ व्हीकल्स, ट्रांसपोर्ट की वजह से। साथ में ये सोलराइजेशन भी जो लोग घरों में कर रहे हैं तो इनका इन्हिसार हमारी ग्रिड पे कम हो रहा है। ये हर जगह हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो रहा है जहाँ पे धूप बहुत है। तो आप देख सकते हैं कि इस वजह से डिमांड पे भी कमी आ रही है ऑयल की और सप्लाई में भी बढ़ती आ रही है, और ये इस पर असरअंदाज ज़रूर होगी ऑयल प्राइस पे, हमारे फ़ायदे में ही होगी, क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री हैं। तो हमें जब चूँकि इस पर इतना इन्हिसार करना भी नहीं चाहिए ऑयल पे, जितना हम इससे दूर हों किसी भी वजह से, ट्रांसपोर्ट को आपने सस्टेनेबल बना दिया या रेजिडेंशियल कंजम्पशन बेहतर कर दी, ये आपके फ़ायदे में ही होगा। राइट बख्तावरी साहब, बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ हैं जो हमारे फ़ायदे में। आपने इंट्रोडक्शन में अपने आईपीपीज़ का या पावर टैरिफ का जिक्र किया था, तो वो मसला जो अनटच्ड या अनटैप्ड था अब वो भी सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रहा है। एटलीस्ट आइस तो ब्रेक हुई, एटलीस्ट उसके ऊपर निगोशिएशन स्टार्ट हुई, निगोशिएट होना स्टार्ट हुआ। तो कैसा लगता है आपको कि आईपीपीज़ तकरीबन 15 आईपीपीज़ से जो है वो बातचीत हो चुकी है, कुछ यूनिट्स पे भी फ़र्क आ रहा है, और इंडस्ट्रियल टैरिफ जो है वो कब किया जा सकता है? देखिए, ये बड़ी पहली दफ़ा जो बिजनेसमैन थे पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात के लिए आवाज़ बुलंद की, और ख़ास तौर पर एस एम तनवीर साहब जो हमारे यूबीजी के पैटर्न इन चीफ हैं, और डॉक्टर गौहर एजाज, मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने बहुत बड़ी एक कौमी खिदमत की है, और पहली दफ़ा इस मुल्क के आवाम ने ये समझा है कि बिज़नेसमैन जो है, अगरचे ये बिज़नेसमैन के मफाद में है, लेकिन ये पूरे पाकिस्तानी कौम के हर फर्द के मफाद की बात थी। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि चीज़ें बड़ी, पहले तो इस पे बात करने ही पॉसिबल नहीं थी। लोग कहते थे ये अनटचेबल है, इनके बारे में बात ना करें, ये तो फॉरेन गारंटीज हैं, ये है वो है। लेकिन आपने देखा कि चीज़ें चेंज होनी शुरू हुई, और इसके लिए भी मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो हुकूमत है, ये उसका बहुत बड़ा रोल है कि उन्होंने इसमें बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले किया है कि ये जो पावर टैरिफ है ये कम आए, और ख़ास तौर पर जो एडवाइज़र हैं इसमें एनर्जी के, उनका भी बड़ा रोल है, और जिन जिन आईपीपीज़ ने वॉलंटरीली इस पे अपने आप को सरेंडर किया है, अपनी कीमतें कम कर रहे हैं, और ये मुल्क के मफाद में चीज़ें हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी तेज़ी से चीज़ें सारी आइंदा 2-3 महीने में सेटल होंगी, और हमारी जो बिजली का जो टैरिफ है उसके लिए अगर मैं ये बात कर दूँ कि हमें अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, और उसके लिए हमें अपनी जो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है उसको अपने जो कम्पिटिटिव कंट्री है रीजन के अंदर, इंडिया है, बांग्लादेश है, चाइना है, एटलीस्ट
बिजली का टैरिफ जो है जब तक हम उनके लेवल पर नहीं लाते हैं, बिल्कुल। 9 सेंट पर नहीं लाएंगे तो हमारा ये ख्वाब जो है ये ख्वाब ही रहेगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट एक वक्त में आके 100 अरब डॉलर तक जाएगी। तो उस अच्छा ख्वाब को बख्तावरी साहब, 9 सेंट्स का आपने जिक्र किया, यहाँ पे हमारे पास जीएसपी प्लस स्टेटस भी है, वो हम एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो नहीं कर रहे, एटलीस्ट हम उसको मिलाकर शायद उनसे compete कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हमें टैरिफ आइडियल हो जाए हमारे लिए तो जीएसपी प्लस स्टेटस हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि हम अभी उसे एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन एटलीस्ट हम compete करके सब मोर और लेस वहीं बराबर आ जाते हैं? देखिए वो जीएसपी प्लस जो है ना उसका एक बेनिफिट डेफिनेटली हमें हासिल है, और हमारी जो मार्केट एक्सेस है वो टैरिफ के बगैर है, लेकिन उनकी जो कंडीशनैलिटी है, मतलब कि हर रोज़ आए दिन उनकी कंडीशनैलिटी पहले भी है, ह्यूमन राइट्स है, क्या क्या है। और अभी जो है ना एनवायरनमेंट के हवाले से भी जो लेटेस्ट यूरोपियन यूनियन के जो डेलीगेशन पाकिस्तान में आ रहे हैं वो अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को ये जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं इसके साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं। और एनवायरनमेंट में जब तक हम अभी हुकूमत ने रिसेंटली ये जो एनवायरनमेंट है इसको भी बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल किया है, ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है। और इसके नतीजे में देखें ये एक तरफ से दो धारी तलवार है कि ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जो है, जो सी पैक के बाद बड़ी तेज़ी एक फ़ेज़ हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का कंप्लीट कर लिया, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर का, अगला फेज़ हमारा था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। और वो होगा सर, और क्यों नहीं उस होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के देखिए आज मीडिया के अंदर ये किसी मीडिया चैनल ने ये बातें चलाई हैं कि चलिए सर, फैसलाबाद के अंदर देखिए इंडस्ट्री, हम नेगेटिव बात आज नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमारे मूड्स बहुत अच्छे हैं। एक तो वीकेंड और दूसरा ये जो हमारे पास मार्केट की सेलिब्रेशन है ये बहुत ज़्यादा है। सो अगर कोई मीडिया नेगेटिव फैला रहा है तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। हम अपने हिसाब से एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव रोल प्ले करेंगे जो इकोनॉमी की बेटरमेंट में शामिल होगा। मैं लास्ट कॉमेंट चाहती हूँ डॉक्टर चौहान आपसे कि ओवरऑल इकोनॉमी को अगर हम कहें कि एक जुमले में बताएं तो क्या डायरेक्शन दिखाई देती है? बेहतरी की राह पे गामजन है। ये अगर आप मुख्तसरन पूछ रही हैं तो बेहतरी की राह पे गामजन है, और उसकी जो आज आप सेलिब्रेशन करना चाह रही हैं दरकार है और दुरुस्त है, और मैं आपके साथ इसमें शरीक हूँ इस सेलिब्रेशन में कि चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं और इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी। बिल्कुल बेहतर होती जाएंगी। डॉक्टर चौहान आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ़ लाए। बख्तावरी साहब आप भी यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की अबाउट इकॉनमी और अबाउट इन्फ्लेशन, खासकर जो हमारा टॉपिक था। इन्फ्लेशन कम हो रही है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, गवर्नमेंट की जानिब से मेजर्स लिए जा रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्लोली ग्रेजुअली पॉलिसी रेट को भी कम किया ताकि किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लेशन को फाइन ट्यून करके नेगेटिव डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाया जाए। साथ साथ जो कोशिशें गवर्नमेंट के मेजर्स के तौर पे की गई उसके पर्क्स आना शुरू हो गए हैं। सो वी आर वेरी होपफुल एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि आने वाले दिन बेहतर होंगे और इकोनॉमी की हम मज़ीद गुड न्यूज़ ऐसे ही सुनते रहेंगे। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।